आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसकी डिमांड अगले आने वाले 4-5 सालों तक बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी सेक्टर में आ रही है और आज अगर हम लोग इस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम लोग अपनी वेल्थ को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। सेक्टर का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जिसे हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी जहां पे सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनती हो, या विंड एनर्जी जो हवा से बिजली बना दे, या फिर हाइड्रो एनर्जी जो पानी की फ्लो से बिजली बनाए। ये सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में पड़ता है और आज की इस वीडियो में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में और उसी सेक्टर की एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से 1 मिनट में समझ लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की आखिर जरूरत क्यों है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारी दुनिया नहीं चल सकती। लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हर साल 7.2% के हिसाब से बढ़ रही है। अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है वो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से फुलफिल हो रही थी, जैसे कि कोयले से, नेचुरल गैस से या फिर ऑयल से। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने लगी उस हिसाब से फॉसिल फ्यूल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल रिसोर्सेस है, कभी ना कभी तो ये खत्म हो ही जाएगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि फॉसिल फ्यूल यूज करने से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में CO2 गैस हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो रही है, जिससे एनवायरनमेंट को भी आगे चल के बहुत ज्यादा खतरा है। ये सब कुछ देखकर यूनाइटेड नेशंस की COP26 समिट में बहुत से कंट्रीज एक साथ मिलकर डिसीजन लिया है कि अब से फॉसिल फ्यूल की जगह जितना ज्यादा हो सके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रही है और ऐसे मौके पे इंडिया खुद को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में मार्केट लीडर बनाना चाहता है। भारत सरकार ने टारगेट लिया है साल 2030 तक 523 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने साल 2022 के बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम करके एक स्कीम लाई है। और इस स्कीम के हिसाब से इंडिया की जो भी कंपनी सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन्स मैन्युफैक्चर का काम करेंगी उन सबको 30 से 35 हजार करोड़ का इंसेंटिव एलोकेट किया जाएगा, ताकि हम लोग जल्द से जल्द 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के सारे टारगेट्स को अचीव कर पाए। इस स्कीम की वजह से इंडिया में सभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स की कंपनी रेस में लग गई है इंसेंटिव को हासिल करने के लिए। लेकिन वो सारे कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है जो स्मॉल कैप भी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये BSE और NSE दोनों जगह पे लिस्टेड है और ये लिस्टिंग कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरली ये कंपनी सोलर पावर जनरेशन और सोलर पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो साल 2008 में शुरू हुई थी और आज ये कंपनी सोलर मार्केट में इंडिया की लीडिंग प्लेयर्स है। ये कंपनी फेमस KP ग्रुप के अंडर में काम करती है और KP ग्रुप इंडिया की पायनियर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। KP ग्रुप में टोटल 4 कंपनीज आती है। पहला KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 2 KP एनर्जी लिमिटेड, नंबर 3 KP बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और नंबर 4 KP ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। चलिए अब KPI ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है इसकी बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो कंपनी 3 तरह के बिजनेसेस करती है। पहला IPP मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, नंबर 2 CPP यानी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर और नंबर 3 इंडस्ट्रियल लैंड सेलर मतलब इंडस्ट्री जहां पे बन सके ऐसी जमीन को बेचने और खरीदने का काम भी करती है यह कंपनी। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया सेलिंग का जो बिजनेस है वो तो एकदम सिंपल है, उसके बारे में हम ज्यादा इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो IPP और CPP ये दोनों बिजनेसेस है उनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये जो बिजनेस है उसमें क्या होती है कि कंपनी खुद के पैसों से जमीन खरीद के फिर उस पे सोलर पैनल इंस्टॉल करती है और फिर उस सोलर पैनल की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का सारा काम खुद ही करती है। और वहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको नियरेस्ट जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस है उनको डायरेक्टली सेल कर देती है। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के लिए क्लाइंट्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते, उसे कंपनी बोलता है पावर परचेस एग्रीमेंट है, PPA करके। तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स को जितनी भी बिजली की रिक्वायरमेंट होती है वो उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है और उस हिसाब से कंपनी क्या करती है, क्लाइंट से पैसे ले लेती है। अभी कंपनी के पास इस तरह की टोटल 15 सोलर पावर पार्क्स है जो IPP सेगमेंट में काम करती है और वो सभी लोकेशंस गुजरात के भारूच डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा कंपनी ने 66 kV और 11 kV वाले 2 पावर ट्रांसमिशन लाइंस लॉन्च करी है जो कि स्विचयार्ड्स के साथ है, और बहुत से कंट्रोल रूम्स भी कंपनी ने तैयार करी है ताकि पावर प्लांट से सोलर इलेक्ट्रिसिटी को सेफली नियर बाई गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन गेटको तक भेज सके। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 25% सिर्फ IPP सेगमेंट से आती है और अभी तक कंपनी के पास सिर्फ IPP सेगमेंट में 100 मेगावाट से भी ज्यादा की पावर कैपेसिटी है, जिसमें से 51 मेगावाट पावर कैपेसिटी सिर्फ पिछले साल 2022 में एनर्जाइज्ड किया गया है।
ओके दोस्तों, यहाँ तक तो रही आईपीपी सेगमेंट की बात। अब अगर दूसरा बिजनेस सीपीपी यानी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ऑपरेशन का सभी काम करके एक कंप्लीट सोलर पावर प्रोजेक्ट तैयार करती है और फिर उस पूरे प्रोजेक्ट को क्लाइंट्स तक डायरेक्टली सेल कर देती है। इसके साथ में कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी साइन करा लेती है, जिससे उस प्रोजेक्ट का अगले 25 सालों तक जितने भी सर्विसेज या मेंटेनेंस का काम होगा वो कंपनी खुद करेगी और उसके बिहाफ पर क्लाइंट से पैसे ले लेगी। इसका मतलब सीपीपी सेगमेंट में कंपनी दो तरफ से पैसे कमाती है। पहला तो पावर प्रोजेक्ट बनाने के बाद उस प्रोजेक्ट को बेच के कंपनी के पास पैसा आता है, और दूसरी चीज उसी प्रोजेक्ट का जो मेंटेनेंस या सर्विसेज का काम है उसको भी कंपनी अपनी जिम्मेदारी में ले लेती है और उसके बिहाफ पर भी कंपनी पैसे ले लेती है, वहां से भी कंपनी को प्रॉफिट मिल जाता है। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 73% यही सीपीपी सेगमेंट से आती है और अभी तक सीपीपी सेगमेंट में 65 मेगावाट से भी ज्यादा की पावर कैपेसिटी एनर्जाइज्ड हुई है। इसके अलावा 2022 की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 83 मेगावाट सीपीपी सेगमेंट का जो ऑर्डर है वो अभी भी कंपनी का ऑर्डर बुक में पड़ा हुआ है, जिसे कंपनी को बहुत जल्द कंप्लीट करना है। ओके दोस्तों, अभी तक हमने कंपनी का सभी बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ लिया। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को भी एक बार जान लेते हैं। कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करेंगे, जिसमें से 250 मेगावाट आईपीपी सेगमेंट से आएगा और बाकी के 750 मेगावाट वो सीपीपी सेगमेंट से आएगा। इन सब के अलावा कंपनी ने प्लान किया है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर सोलर पैनल और विंड टर्बाइन दोनों को एक साथ मिला के सोलर विंड कंबाइंड एक पावर प्रोजेक्ट तैयार करना चाहती है कंपनी। और ये जो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बनेगा ये गुजरात विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी के अंडर में होगा और ये हाइब्रिड पावर प्लांट से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको डायरेक्टली कंज्यूमर तक सेल किया जाएगा। इंडिया में कंपनी के बहुत से कस्टमर्स बन चुकी है, जिसमें से कैडिला हेल्थ केयर, कलर टेक्स, मेगमनी ऑर्गेनिक्स, सोंगवॉन, सेवराम प्रोसेसर्स, सानिका इंडस्ट्रीज, दिवंग पेपर मिल्स जैसे कुछ बड़ी कंपनीज का नाम भी शामिल है। चलिए अब कंपनी के क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस को अच्छे से चेक कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। पिछले 5 सालों में सेल्स 34 करोड़ से सीधा 644 करोड़ रुपीस तक चली गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 to 40% मेंटेन हो रही है और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 9 करोड़ से सीधा 110 करोड़ तक चली गई है। उस हिसाब से पिछले 3 सालों की कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ निकल के आता है वो है 122% और 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 157%। साल 2019 तक कंपनी ने कमाई करी थी सिर्फ ₹2.47 पर शेयर की। 5 साल के बाद ये कमाई बढ़ते हुए 2023 में ₹30 पर शेयर तक आ गई। सोचिए दोस्तों, ₹2.50 से ₹30, कितनी बड़ी ग्रोथ आया है इस कंपनी के अंदर। अब अगर दूसरे पैरामीटर्स की भी बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 1938 करोड़ रुपीस है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है आज की डेट में वो 536 रुपीस के आसपास चल रही है। स्टॉक पी है 24.6, लेकिन इंडस्ट्री पी है सिर्फ 17.4। अब यहाँ पे इंडस्ट्री पी से थोड़ी ज्यादा पी मांग रही है कंपनी, लेकिन अगर आप पेग रेशियो को देखेंगे तो वो वैल्यू 1 से कम है, सिर्फ 0.41। इसका मतलब कंपनी को ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते। बुक वैल्यू है 63.2 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.53। कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी दे रही है यहाँ पे 0.29% की। आरओसी और आरओई वैल्यू बहुत ही हेल्दी है। फेस वैल्यू 10 रुपीस है, मतलब अभी तक कंपनी में कोई शेयर स्प्लिट नहीं आई है। कंपनी के ऊपर 600 करोड़ की डेब्ट है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 2.63। बस यही वैल्यू मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रही है, लेकिन कंपनी क्योंकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड काम करती है तो उसमें बहुत हाई कैपिटल की जरूरत होती है। ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी तेजी से ग्रो कर रही हो तो थोड़ा सा डेब्ट कंपनी के ऊपर आएगा और ये पूरी तरह से नॉर्मल बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी के पास 192 करोड़ रुपीस का कैश रिजर्व भी पड़ा हुआ है और 67 करोड़ रुपीस का छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के पास है। प्रमोटर होल्डिंग है 54.8%, जिसमें से 49% शेयर प्लेज्ड है। ये बात थोड़ा नोट कीजिएगा, कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें आधा शेयर प्लेज्ड है, क्योंकि कंपनी को इसी बिहाफ पे बहुत से लोन्स मिली है ताकि और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आगे जाकर कंपनी कर सके और एक्सपेंशन कर सके। क्विक रेशियो 0.61, क्विक रेशियो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था यहाँ पे, और करंट रेशियो है 1.13। चलिए अब बैलेंस शीट को भी एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे सबसे पहले फिक्स एसेट्स को देखिए। पिछले 5 सालों में एसेट 84 करोड़ से ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ के 800 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। लेकिन इसके अगेन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा भी बढ़ गई है और अगर टोटल कर्जा में से देखिए आप 112 करोड़ ही सिर्फ वो कर्जा है जो शॉर्ट टर्म में है और बाकी का जितना भी कर्जा वो लॉन्ग टर्म में लिया गया है। इसका मतलब कंपनी का ज्यादातर कर्जा लॉन्ग टर्म में है, तो अभी शॉर्ट टर्म में ज्यादा कर्जा नहीं है, तो अभी कंपनी की थोड़ा सा सेफ जोन में, तो कोई टेंशन वाली उतना बात नहीं है। दोस्तों अब वक्त है फाइनल डिसीजन की कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से है और उस सेक्टर की क्या ग्रोथ पोटेंशियल है ये तो हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करी है। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि साल 2040 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी अपने फील्ड में जिस तरह से ग्रो कर रही है और जिस तरह की फ्यूचर प्लान्स कंपनी के पास है, वो सब कुछ देखकर लगता है कि अगले 4-5 सालों में ये कंपनी इजीली 7 से 8 गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। बट ये कोई मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट हूँ। इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही कंसिडर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।